Assalamu alaikum dear students. In this video, I'm going to share you a workable test sample paper for NJV scholarship test preparation. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं मुझे। For more scholarship updates and test preparation videos on this YouTube channel. एक सैम्पल पेपर है, इसमें कुछ MCQs हैं इंग्लिश के, मैथ के और साइंस के, वो आपके साथ शेयर करने हैं। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है राइट एन एसे ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। नीचे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, तकरीबन बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, यहाँ पर बहुत से टॉपिक्स दिए गए हैं, इनमें से एक चॉइस करना है और उस पर एक ऐसे लिखना है 100 वर्ड्स का। लास्ट ईयर जब स्कॉलरशिप की टेस्ट थी उसमें 200 वर्ड्स का ऐसे लिखने का कहा गया था जो पास पेपर था, लेकिन इस टेस्ट सैम्पल पेपर में 100 वर्ड्स का ऐसे लिखने का कहा गया है। जितने वर्ड्स का भी कहा जाता है तो आप उतने वर्ड्स का उसके मुताबिक आप चूज़ करके एक टॉपिक और उस पर एक ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो के बाद आपने एक ऐसे की प्रैक्टिस करनी है। रोज़ आपने एक टॉपिक उठाना है और उस पर ऐसे लिखना है। अब लिखना कैसे ऐसे, उसमें आप जिस चीज़ पे ऐसे लिख रहे हैं, जिस टॉपिक पे, उसका पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, आपको पता है, उसके बाद उसकी डिटेल लिखेंगे बीच में और लास्ट में जो है ना उसका निचोड़ कंक्लूजन लिखते हैं। बाकी जो है ना बाकी इस वीडियो में हम ऐसे के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो में पार्टिकुलरली मुझे इसमें आपको MCQ शेयर करने हैं और उसके अलावा ये टेस्ट की गाइडलाइन के हवाले से कुछ आपको बताना है। पहले आपने एक ऐसे लिखना है कोई भी चूज़ करके। अब जो मैं आपको बता रहा था कि आपने कोई टॉपिक उठाना है, रोज़ आपने उस पर प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा, आज आप प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ एक ऐसे लिखेंगे, कुछ मिस्टेक्स होंगी लेकिन उसको आप करेक्ट करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जब आप NJV टेस्ट के दौरान आपको कोई ऐसे लिखने का कहा जाएगा, पैराग्राफ लिखने का कहा जाएगा, वहाँ पे आप लिखेंगे तो वहाँ पे आपको आसानी होगी। तो इसीलिए आज आप प्रैक्टिस करें भरपूर, रोज़ एक टॉपिक पे आप ऐसे लिखा करें। जितना भी आपसे लिखा जाता है वो आप लिख के ऐसे राइटिंग को अपनी इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। आप लिख के किसी को दिखा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं अपने टीचर से या किसी से भी। ये आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आगे जाके आप जब टेस्ट देने जाएंगे वहाँ पे आपको ऐसे लिखने का कहा जाए और पैराग्राफ लिखने का कहा जाए तो आपको वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत ना आए और आपका पैराग्राफ और ऐसे जो है अच्छा जाए। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, इन पे आप ऐसे की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं, काफ़ी टॉपिक्स हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हो सकते हैं, ये भी टॉपिक्स बेस्ट हैं ऐसे की प्रैक्टिस के लिए। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू ग्रांट यू फुल फ्री कंसेशन। दूसरे नंबर पे एक एप्लीकेशन लिखने का कहा गया है इस टेस्ट सैम्पल पेपर में। अब एप्लीकेशन किस तरह लिखी जाती है, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, किसी को हम एप्लीकेशन किस तरह लिखते हैं, ये एप्लीकेशन लिखने का तरीका भी आपने सीखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम और हर टू योर विलेज फॉर समर वेकेशन। अपने दोस्त को एक ख़त लिखना है अपने विलेज की तरफ आने के लिए, इनवाइट करना है उसको समर वेकेशन में, ऐसे भी। और लेटर एप्लीकेशन, उसके बाद है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चंस और उसमें किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पार्टिकुलर जो क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे वो आपको उसी पैसेज से ही लिए जाते हैं और उनमें उसका आंसर मिल जाता है। कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं अगर उनमें नहीं मिलता है तो आप अपने हिसाब से उसका आंसर लिख सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट सही समझ में आएगा पैसेज का, तो आपने पैसेज को वहाँ से आपने पैसेज को गौर से पढ़ना है, पहले समझना है। पैसेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और क्या कहते हैं मेन आइडिया और सेंट्रल आइडिया आपने समझना है पैसेज का कि इस पैसेज का मतलब क्या है, ये पैसेज किसके बारे में बता रहा है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो उसके जो क्वेश्चन है वो अभी आपको समझ में आ जाएंगे, उसके आप खुद ब खुद आंसर दे पाएंगे। और बाकी उसके आंसर जो है ना आपको खुद पैसेज में ही मिल जाता है। कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बाकी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका आंसर पैसेज में आपको लग रहा है कि ये रिलेट नहीं कर रहा, इससे मिल नहीं रहा, तो आप अपने हिसाब से उसका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन रिलीवेंट लिखना है, इररिलीवेंट नहीं लिखना है। अब पैसेज में ऐसे कोई वर्ड्स आ जाते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, हमें उनकी मीनिंग का नहीं पता होता, तो इस सूरत में उस वजह से एक वर्ड की मीनिंग की वजह से हम उसी ही पूरे पैसेज को ही गवा देते हैं, पैसेज को सही तरह नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से कोई ऐसा डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाता है पैसेज में, तो आपने ऐसे नहीं करना है। पैसेज में एक ऐसा वर्ड आ गया बीच में, आपको उसकी मीनिंग का नहीं पता, आप उसको गैस करेंगे। कैसे गैस करेंगे,
जिस तरह ये लिखा हुआ है, स्कूल एजुकेशन प्लेस अ क्रेशल रोल इन शेपिंग स्टूडेंट्स फ्यूचर। इसमें वर्ड जो है एक क्रेशल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये डिफिकल्ट वर्ड है, इसका मतलब हमें नहीं पता, तो कैसे इसको गेस करना है। जो डिफ़िकल्ट वर्ड आया है हमें नहीं पता चल रहा उसकी मीनिंग, तो उस वर्ड को हमने दूसरे वर्ड हैं जो दूसरे पार्ट है सेंटेंस में, उससे हमें गेस करना है उसी वर्ड्स को। जिस तरह यहाँ पे हमने क्रेशल को किया। स्कूल एजुकेशन एक तालिब इल्म के मुस्तकबिल की तश्कील के लिए एक किरदार अदा करता है। क्या किरदार अदा करता है? अहम किरदार अदा करता है, अच्छा किरदार अदा करता है, तो ये हम कह सकते हैं। तो अब हम MCQs की तरफ आते हैं। Add a suitable article as required in the sentence. Dash boiled egg is suitable for morning breakfast. सुबह के नाश्ते में एक उबला हुआ अंडा सुइटेबल है। अब उबला हुआ अंडा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। The superlative degree of good is. The superlative degree of good is better. Select the correct form of verb for the following sentence. नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प्स है, हेल्पिंग है, हैव हेल्प्ड, और लास्ट में ऑप्शन नंबर डी में हेल्प्ड। सेंटेंस है द टीचर इज डैश मी इन द कंप्लीटिंग माय टास्क। अब टेंस कौन सा है? अब इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं टेंसेस में के, तो आपने देखना है टेंस कौन सा है। तो ये टेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है तो वो लाजमी पढ़ लें। यहाँ पर टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है हेल्पिंग वर्ब इज MR, यू नो, और उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? ING फॉर्म लगता है। एक वर्ब का टाइप है, इसको हम जेरंड कहते हैं, ING फॉर्म वाले वर्ब्स को। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है कंटिन्यूस टेंस में, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। द टीचर इज हेल्पिंग मी इन द कंप्लीटिंग माई टास्क। सेलेक्ट द करेक्ट प्रेपोजिशन फॉर द सेंटेंस। प्रेपोजिशन आपने लगाना है एक, ही पुट द बुक डैश द टेबल। अब यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट इसके साथ जुड़ता है वो है ऑन। ही पुट द बुक ऑन द टेबल। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन का ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन है एट, अबव, बाय, इन। इन और बाय को एक साइड पे लगा देते हैं, इन और बाय को एक साइड पे रखते हैं ऊपर। अब यहाँ तो एट आएगा, यहाँ वो आएगा। ही पुट द बुक एट द टेबल। द फेमिनाइन ऑफ फॉक्स इज वैक्सीन। ऑप्शन नंबर बी। ये फेमिनाइन क्या है? इसिम मोनिस। मोनिस क्या है? फीमेल। और एक होते हैं मस्क्यूलाइन जेंडर, एक होती है मस्क्यूलाइन जेंडर, वो जो है मुज़क्किर मेल। जिस तरह फॉक्स है ये क्या है? ये मस्क्यूलाइन है। इसका फेमिनाइन जो है वैक्सीन है, ये पूछ रहा था। तो ये भी आपने कुछ ऐसे फेमिनाइन हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, वो आपने पढ़ लेने हैं सर्च करके। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। वर्ब्स दिए गए हैं नीचे कुछ, ये कौन से वर्ब हैं मैं बताता हूँ आपको। ये कुछ वर्ब्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 पाँच ये वर्ब्स दिए गए हैं। इनके हमने सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लिखने हैं। कुछ रेगुलर वर्ब होते हैं और कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। तो रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम उसके लास्ट में वर्ड के ईडी इस्तेमाल करते हैं। ईडी लगाने से उस वर्ड का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं हम। जिस तरह यहाँ पे एक दिया गया है वर्ब का डिमोलिश। डिमोलिश का हमने सेकंड फॉर्म बनाना है तो हम उसके लास्ट में ईडी लगाते हैं। इस तरह उसका थर्ड फॉर्म भी डिमोलिश्ड, ईडी लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। इस तरह के वर्ब्स को कहते हैं हम रेगुलर वर्ब्स, जिनका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम उनका लास्ट में ईडी लगाते हैं। और अचीव ये भी रेगुलर वर्ब्स हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे वर्ब्स के टाइप हैं जिनके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो वर्ब्स होते हैं वो चेंज होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। ईडी हम उनके लास्ट में नहीं लगाते हैं, उनके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म डिफरेंट होते हैं, तो उन वर्ब्स को कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। तो ये वर्ब्स भी आपने याद करने हैं। ये कुछ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, मैंने दिए हैं आपको, ये आप सेव कर सकते हैं और उसके अलावा और भी आप याद करेंगे। फर्स्ट वर्ब दिया गया है राइज। अब राइज का सेकंड फॉर्म क्या है? रोज, एंड थर्ड फॉर्म जो है वो राइजिन है। और नंबर 2 पे है ब्रेक। ब्रेक का सेकंड फॉर्म जो है ब्रोक एंड थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ये भी इर्रेगुलर वर्ब है। उसके अलावा नंबर 3 पे है बर्स्ट। बर्स्ट का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो है वो सेम, ब्रस्ट।
चौथा नंबर पे है डिमोलिश, डिमोलिश्ड का डिमोलिश्ड, डिमोलिश्ड ईडी। और लास्ट में है अचीव, अचीव का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म अचीव्ड। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। पहला है इस्लाम अमन की तालीम देता है, इस्लाम टीच पीस। सेकंड है अपने माहौल को साफ सुथरा रखें, कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन। थर्ड है आज सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हमें अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। सूरज मशरिक से तुलू होकर मगरिब में ग्रूप होता है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। अब आते हैं साइंस के एमसीक्यूज़ की तरफ। ये कुछ इंग्लिश के एमसीक्यूज़ है। विच इज़ सीक्रेटेड बाय द लिवर एंड इज़ स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर। सैलिवा, बाइल, गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। ये कह रहा है कि वो कौन सा है, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो लिवर से, जिगर से निकलता है और गैल ब्लैडर में जाता है, वो है सैलिवा, बाइल, गैस्ट्रिक जूस या पैनक्रियाटिक जूस। बाइल। Bile is secreted by the liver and is stored in the gallbladder. Which structure prevents the food from entering the larynx during the swallowing process? Pharynx, epiglottis, esophagus, tongue. इनमें से कौन सा जो है swallowing process में के दौरान खाने को लैरिंग्स के अंदर जाने से बचाता है? वो जो है एपिग्लोटस है, ऑप्शन नंबर बी। एपिग्लोटस पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम प्रिवेंट्स द फूड टू एंटरिंग द लैरिंग्स ड्यूरिंग द swallowing process. Number 3, zygotes are formed after the fusion of different gametes. Organisms which eat plants are called herbivores. जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट्स होते हैं उनको herbivores कहते हैं। जो गोश्त पे डिपेंडेंट करते हैं, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट करते हैं, उनको कहते हैं कार्निवोर्स। जिस तरह हम जो है ओमनिवोर्स हैं, दोनों पे डिपेंडेंट करते हैं, एनिमल्स पे भी और प्लांट्स पे भी। प्लांट्स भी हमारे लिए मस्ट हैं और एनिमल्स भी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्रीज देयर नंबर इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, सर्कुलेशन। कौन सा प्रोसेस है जिसके तहत ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जानदार जो हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रिप्रोडक्शन से। द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ऑर्बिट, न्यूट्रॉन, zygote. ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस। एंटायर मास ऑफ एन एटम is concentrated in the center of an atom is called nucleus. Which of the following gas is produced when fuel is burned? Oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रोजन। जब आग लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। डियर, अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना चैनल समझ के सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए आपको इस यूट्यूब चैनल पे टेस्ट प्रिपरेशन से और स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। डेसिबल्स इज़ अ मेजरमेंट ऑफ पिच, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, क्लैरिटी। डेसिबल इज़ द मेजरमेंट ऑफ साउंड हो सकता था, लेकिन यहाँ पर साउंड का ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, एम्पलीट्यूड। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट्स इनटू इट्स component colors is called radiation, rainbow, refraction, reflection. Which one of the following stars are hottest in temperature? कौन से तारे जो है स्टार्स ज़्यादा टेम्परेचर वाले होते हैं? रेड, ऑरेंज, पिंक, ब्लू।